सब आ जाइए, पधार जाइए। सुनील सैनी गुड इवनिंग। नंदराम फैमिली प्लानिंग के नोट्स मेरे से ले जाना, है ना। सतनाम सिंह MPCHO में ध्यान लगाए हुए। कार्तिक हरमौले गुड इवनिंग। गोविंद शर्मा गुड इवनिंग, शुभ संध्या। राधे कृष्णा यस वेरी गुड, नमस्ते नमस्कार विनीत सैन। चलो, आज सुबह हमने GIT ड्रग्स पढ़े और GIT में आज हमारा टॉपिक था कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया। कल शाम को हमने चालू किया फार्माकोलॉजी एसेंशियल ड्रग। कल हमने एमेटिक एंटी एमेटिक ड्रग पढ़े और आज हमने कॉन्स्टिपेशन, है ना, के लिए, कॉन्स्टिपेशन से निजात पाने के लिए हमने ड्रग्स पढ़ी और साथ ही साथ हमने पढ़ा डायरिया से निजात पाने के लिए ड्रग्स, यानी डायरिया। और वो पढ़ रहे थे पर क्लास का टाइम पूरा हो गया, आप भी थक गए थे तो हमने बीच में ही टॉपिक छोड़ा। तो भाई डायरिया का टॉपिक चल रहा था। लेट्स मेक रिवाइज फॉर इन 5-10 मिनट, 5-7 मिनट पे रिवाइज करते। डायरिया, टू फ्रीक्वेंट ऑफन टू प्रेसिपिटेट पासेज ऑफ पुअरली फॉर्म्ड स्टूल, यानी पतला स्टूल पास कर रहे बार बार, दैट इज डायरिया। या 24 घंटे में अगर कोई व्यक्ति 2 से ज्यादा बार डिफिकेशन करता है, यानी 3 बार 4 बार 5 बार, 2 बार कोई बात नहीं, पर 2 से ज्यादा बार डिफिकेशन करता है प्लस विद लूज कंसिस्टेंसी ऑफ स्टूल, उसको हम बोलते हैं डायरिया। ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया, जो प्रायोरिटी होती है डायरिया के लिए, वो मेन प्रायोरिटी होती है टू मेंटेन हाइड्रेशन, हाइड्रेशन मेंटेन करना। जो मेन प्रायोरिटी है वो हाइड्रेशन मेंटेन करना, यानी हम हाइड्रेशन मेंटेन करके चलेंगे, जो मेन प्रायोरिटी है। और हाइड्रेशन के लिए हमने ORS की चर्चा की थी, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। यस बिलीव मी, CHO का इजी क्वेश्चन। ORS की फुल फॉर्म ORS स्टैंड्स फॉर यस ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ओके, ORT ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। यस, फिर मैंने आपको बताया ORS किन किन को देना है, अगर माइल्ड फ्लूइड लॉस है तो, या मॉडरेट फ्लूइड लॉस है तो। माइल्ड फ्लूइड लॉस का मतलब जिनमें फ्लूइड लॉस 5 to 7% है बॉडी वेट का। मॉडरेट फ्लूइड लॉस 7.5 से 10% है बॉडी वेट का, दैट इज मॉडरेट। और अगर सीवियर फ्लूइड लॉस है, दैट मींस फ्लूइड लॉस मोर देन 10% ऑफ बॉडी वेट, दैट इज सीवियर। वहां पर इन्फ्यूजन, IV लाइन चलाएंगे, इन्फ्यूजन इंडिकेशन। फिर मैंने WHO ORS का फॉर्मूला बताया, पुराना, ये ओल्ड वन है ना, ये ओल्ड वन है, और दिस इज द न्यू, ये न्यू वन है। तो पुराने में सोडियम क्लोराइड 3.5 ग्राम था, 3.5, है ना, जबकि घटा के 2.6 कर दिया गया, क्योंकि नए वाले फॉर्मूले को लो ऑस्मोलरिटी ORS बोलते हैं, ORT, लो ऑस्मोलरिटी ORS या ORT। और पोटेशियम क्लोराइड 1.5 ग्राम था, 1.5 ही रखा। ट्राई सोडियम सिट्रेट 2.9 था, 2.9 ही रखा। ग्लूकोज 20 ग्राम था, कम करके 13.5। तो ग्लूकोज मैंने बताया था, यानी मैंने आपको एम्फेसिस दिया था, जोड़ दिया था कि ग्लूकोज कम कर दिया गया 20 से कम करके, और आपका 13.5 कर दिया गया। और साथ ही साथ सोडियम क्लोराइड 3.5 से कम करके 2.6 कर दिया गया। 0.9 ग्राम की कमी की गई सोडियम क्लोराइड में। ग्लूकोज में 6.5 ग्राम की यस भारी कमी, दैट्स गुड। तो ये कमी की गई। ओके, फर्दर वी गोन। फिर मैंने मिलीमोल बताया, सोडियम मिलीमोल 90, न्यू फॉर्मूला WHO ORS, जिसमें 90 से घटा के 75 किया गया, 15 की कमी। पोटेशियम 20 का 20 रखा गया, क्लोराइड कम किया गया, है ना, यानी 80 से कम करके 65, 15 मिलीमोल की कमी। और ग्लूकोज 111 से कम करके 75, 36 मिलीमोल की कमी। तो टोटल 36 और 30 66 मिलीमोल कम कर दिए गए, 66 मिलीमोल। और जो 311 मिलीमोल ऑस्मोलरिटी थी पहले वाले की 1 लीटर की, यानी अगर आप 1 लीटर में बोलते, है ना, तो अब वो ऑस्मोलरिटी 245, इसलिए नए वाले का नाम है लो ऑस्मोलरिटी ORS। ये हमने चर्चा की थी, बोलो यस और नो। ओके, फिर मैंने बोला ORS पाउडर आता है, मैंडेटरी है डिहाइड्रेशन को मेंटेन करने के लिए। डिहाइड्रेशन में 20 ग्राम का पाउच आता है। बढ़ू आगे। ग्लूकोज हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, ग्लूकोज सोडियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। ट्राई सोडियम सिट्रेट, ग्लूकोज हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। सोडियम यानी ग्लूकोज क्या करता है,
सोडियम के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, जबकि यानी इसमें जो ग्लूकोज है, यस, यानी जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज क्या करता है, सोडियम के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है ना। और ट्राइसोडियम सिट्रेट वो क्या करता है, यानी प्रिवेंट एसिडोसिस, सिट्रेट एसिडोसिस को रोकता है, क्योंकि एल्कलाई जो लॉस है स्टूल में उसको कंट्रोल करता है। तो प्रिवेंट एसिडोसिस ड्यू टू एल्कलाई लॉस। तो ट्राइसोडियम सिट्रेट का काम है कि एसिडोसिस से बचाता है। क्यों? क्योंकि ये जो स्टूल है, तो स्टूल में जो एल्कलाई लॉस होता है उसको कंट्रोल करके, उसको मेंटेन करके, और जो ग्लूकोज है वो सोडियम के एब्जॉर्प्शन में, पोटेशियम टू मेंटेन पोटेशियम लेवल इन ब्लड, यानी पोटेशियम भी लूज हो रहा है स्टूल में, तो पोटेशियम को मेंटेन करने के लिए पोटेशियम दिया जाता है ना। इसीलिए बनाना मैंने बोला था सुबह। तो सो देयर इज लॉस ऑफ, बिकॉज देयर इज लॉस ऑफ पोटेशियम इन एक्यूट डायरिया। नाउ मैंने बोला 1 लीटर पानी ले, उसमें एक शय से मिक्स करें 245 मिली ओस्मोलरिटी वाला ORS रेडी, 24 घंटे के अंदर आप यूज कर सकते हैं। ड्रिंक ORS एवरी हाफ टू 1 आवर, हर आधे 1 घंटे में पीते रहे ORS। जरूरी नहीं पूरा 1 गिलास पीना है, आधा गिलास, जितनी प्यास हो पीते रहे, यानी प्यास केवल ORS से बुझाएं अगर आपके डायरिया है तो। ORT ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, रिहाइड्रेशन थेरेपी, यस। तो ORT रिहाइड्रेशन थेरेपी, यस। तो ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी नॉट डिजाइनेटेड टू स्टॉप डायरिया, डायरिया को नहीं रोकती है, बट रिस्टोर एंड मेंटेन हाइड्रेशन, हाइड्रेशन को रिस्टोर करती है, मेंटेन करती है। इलेक्ट्रोलाइट पीएच बैलेंस को मेंटेन करती है, रिस्टोर करती है, जब तक कि डायरिया रुक नहीं जाए। ORT नॉन डायरियल यूजेज ऑफ ORT, यानी डायरिया के अलावा पोस्ट सर्जिकल, पोस्ट बर्न, हीट स्ट्रोक, ड्यूरिंग चेंज ओवर फ्रॉम IV टू इंटरनल, यस। यानी आप कह सकते हो कि आप अगर IV लाइन से को बंद करके और खाना या आप कुछ भी ओरल फीडिंग करना चाहते हो, तो वहां पर आपको पहले ORS पिलाना चाहिए थोड़ा बहुत, दैट्स गुड, है ना, दैट्स गुड। आप ये भी जानते हैं जब कोई अनशन पे बैठा हो 2 दिन 4 दिन, तो जूस पिला के अनशन तोड़ते, तो वहां पर ORS आप दे सकते हैं, दैट्स गुड। तो वापस बोलना चाह रहा हूँ कि डायरिया में तो ORS यूज होता ही है, ORT रिहाइड्रेशन थेरेपी। डायरिया के अलावा और कहाँ यूज कर सकते हो? सर्जरी के बाद, बर्न के पेशेंट के बाद, ट्रोमा के बाद, हीट स्ट्रोक के बाद, है ना, ड्यूरिंग चेंज ओवर फ्रॉम IV टू इंटरनल फीडिंग। जिंक इन पीडियाट्रिक डायरिया, जिंक क्यों देते हैं? जिंक अलोंग विद द लो ऑस्मोलरिटी ORS, यानी अगर ORS प्लस जिंक देते हैं तो इट रिड्यूसेस ड्यूरेशन एंड सीवियरिटी ऑफ डायरिया, डायरिया की सीवियरिटी भी कम करता है और ड्यूरेशन भी। ओके, कंटिन्यूस जिंक सप्लीमेंटेशन फॉर 10 to 14 डेज, यानी 1.5-2 सप्ताह तक कंटिन्यू रखना है। ड्यूरिंग एपिसोड ऑफ डायरिया, डायरिया के दौरान बच्चे में 10 से 14 दिन, यानी 1.5-2 सप्ताह आपको जिंक कंटिन्यू रखना है। जिंक रिड्यूसेस फ्लूइड सीक्रेशन इन इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में जो फ्लूइड सीक्रेशन है उसको कम करता है जिंक। पहला, जिंक का क्या काम है? फ्लूइड सीक्रेशन जो जा रहा है डायरिया में इंटेस्टाइन से, उसको कम करता है, और यस बोलो। और दूसरा कि रीजनरेशन ऑफ इंटेस्टिनल एपिथेलियम, और एपिथेलियम को रीजनरेट करने में मदद करता है, एपिथेलियम की रीग्रोथ करवाता है। नाउ डोजेज, अगर जिंक डिस्पर्सिबल टैबलेट आती है, अगर बच्चे हैं 1 साल से कम के, इन्फेंट 1 साल से कम के बच्चे, छोटे बच्चे, इन्फेंट 10 mg, अगर चिल्ड्रन 5 साल से, चिल्ड्रन अप टू लेस देन 5 ईयर, 5 साल से कम के बच्चे हैं, यानी 1 से 5 साल के बच्चे 20 mg, और अगर अडल्ट है तो 50 mg। नाउ ड्रग्स, फिर मैंने बोला डायरिया को ट्रीट करने के लिए ड्रग्स को 2 ग्रुप में बांटा, नॉन स्पेसिफिक एंटी डायरियल ड्रग और स्पेसिफिक एंटी डायरियल ड्रग। पहले हम नॉन स्पेसिफिक पढ़ रहे थे, और नॉन स्पेसिफिक में, यस, बस हो गया अपना रिवीजन, दैट्स गुड। तो नॉन स्पेसिफिक में एंटी सीक्रेटरी ड्रग्स जो सीक्रेशन को कम करती है, ऑक्ट्रियोटाइड्स, बिस्मथ सबसैलिसिलेट और रेसिकोडोट्रिल, यस और नो। तो ये और रेसिकोडोट्रिल प्रोड्रग है। इट डिक्रीजेज इंटेस्टिनल हाइपर सिक्रेशन, इंटेस्टिनल हाइपर सिक्रेशन को कम करती है विदाउट अफेक्टिंग मोटिलिटी, यानी इंटेस्टाइन की मोटिलिटी पे ये कोई अफेक्ट नहीं डालती है, बल्कि आप कह सकते हो कि हाइपर सिक्रेशन को कम करती है। यस, ओके। यूजेज, अगर मैं इनकी बात करूं, समोरादरवियर एंटी सिक्रेटरी ड्रग्स है ना, तो शॉर्ट टर्म में ट्रीटमेंट है, अगर सीवियर डायरिया का, एक्यूट सीवियर डायरिया का, तो वहां यूज होते हैं। कैन बी यूज्ड इन चिल्ड्रन, बच्चों में यूज कर सकते हैं। डोजेज 100 mg TDS अप टू 7 डेज,
बोलो यस और नो। यानी अगर मैं रेसिप्रोकेटिव की बात करूं तो 100 आप कह सकते हो mg/TDS ये हम देते हैं। नाउ एंटी मोटिलिटी ड्रग जो मोटिलिटी को कम करती है, कोडीन, लोपेरामाइड है ना, और डाइफिनोक्सिलेट। कोडीन हमने पूरा कर दिया था, कोडीन क्या ज्यादा यूज नहीं है। लोपेरामाइड हमने पूरा कर दिया था जो कि पीएससी पे मिलती है, मैंने बताया था। क्योंकि लोपेरामाइड क्या करती है, एंटी मोटिलिटी, मोटिलिटी को कम करती है इंटेस्टाइन की, पेरिस्टालसिस को। दैट्स गुड। पेरिफेरल जो कैसे काम करती है, पेरिफेरल न्यू ओपियोइड एगोनिस्ट है, यानी जो ओपियोइड रिसेप्टर है उनका एगोनिस्ट है, उनकी तरह काम करती है, ओपियोइड की तरह। नो इफेक्ट ऑन सीएनएस, लेकिन सीएनएस पे कोई इफेक्ट नहीं है। नो एनाल्जेसिक एक्शन। आप जानते हो ओपियोइड पेन किलर के रूप में काम में आती है, पर ये एनाल्जेसिक इसका एक्शन नहीं होता है। नो अब्यूज लाइबिलिटीज, यानी एडिक्शन नहीं होता है इसका। और लॉन्गर एक्शन, यानी आप कह सकते हो सम अदर वे 12 आवर्स और मोर, यानी आप कह सकते हो अप टू 12 आवर्स, 12 घंटे तक का इसका एक्शन रहता है लोपेरामाइड का। फिर मैंने बोला एडवर्स इफेक्ट लोपेरामाइड के, एब्डोमिनल क्रैम्प आ सकते हैं, साथ ही साथ इन बच्चों में पैरालाइटिक इलियम कर सकता है, टॉक्सिक मेगाकोलोन कर सकता है, और एब्डोमिनल डिस्टेंशन। दीज आर द फ्यू साइड इफेक्ट्स इन यंग चिल्ड्रन। अगर 8-10 साल 10-12 साल का बच्चा है, दैट्स गुड। सो कॉन्ट्रा इंडिकेशन इन चिल्ड्रन है ना, या फिर बच्चा और भी छोटा है, जितना छोटा बच्चा उतने साइड इफेक्ट ज्यादा आते हैं। तो सो कॉन्ट्रा इंडिकेशन इन चिल्ड्रन लेस देन 4 इयर्स। अगर 4 साल से कम का बच्चा है तो वहां पर आपकी लोपेरामाइड कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। एक पॉइंट तो यही हो गया आपका, लोपेरामाइड इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन, लोपेरामाइड का टॉपिक चल रहा है, यस और नो। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन चिल्ड्रन लेस देन 4 इयर्स ऑफ एज। 4 साल से कम एज है तो वहां पर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। डोजेज 4 mg फॉलोड बाय 2 mg। 4 mg देनी है पहले, फिर उसके बाद 2 mg। और कब तक देनी है 2 mg कब, आफ्टर ईच मोशन। हर बार जब आप कह सकते हो कि डायरिया का एपिसोड आए, यानी डिफिकेशन के लिए जाए, तो हर एपिसोड के बाद आप 2 mg दे सकते, पर दिन में 10 mg से ज्यादा नहीं दे सकते। मैक्सिमम 10 mg इन ए डे, एक दिन में 10 mg से ज्यादा नहीं दे सकते लोपेरामाइड। यस, लोपेरामाइड, दैट्स गुड। ये हमारा यहाँ तक का टॉपिक हो गया था। आगे बढ़ते हैं लोपेरामाइड के लिए। आप तो यस, एंटी मोटिलिटी ड्रग चल रही थी, यस, एंटी मोटिलिटी ड्रग चल रही थी, यस। तो ये जिंक वगैरह हो गए, यस। लोपेरामाइड हो गई, यस। अगला है हमारा डाइफिनोक्सिलेट, डाइफिनोक्सिलेट, यस। सो हमारा अगला टॉपिक है डाइफिनोक्सिलेट। सो डाइफिनोक्सिलेट, डाइफिनोक्सिलेट, फिनोक्सिलेट, यस, डाइफिनोक्सिलेट। तीसरी ड्रग है डाइफिनोक्सिलेट, सिंथेटिक ओपियोइड है। डाइफिनोक्सिलेट इज सिंथेटिक ओपियोइड, सिंथेटिक ओपियोइड, सिंथेटिक ओपियोइड है, यस, सिंथेटिक ओपियोइड। सीएनएस पे असर डालती है, लोपेरामाइड सीएनएस पे असर नहीं डालती थी। सीएनएस इफेक्ट, इसलिए सीएनएस पे आप कह सकते हो कि असर आते हैं, सीएनएस वाले असर आते हैं, है ना। और एडिक्टिव पोटेंशियल, यानी एडिक्शन हो सकता है, यानी एडिक्शन हो सकता है, तो एडिक्शन हो सकता है इसका ही। तो डाइफिनोक्सिलेट के बारे में पहला, ये ओपियोइड है, सिंथेटिक है, आर्टिफिशियल है, साथ ही साथ सीएनएस पे असर डाल सकती है, बोलो यस और नो। और एडिक्शन आ सकता है, यस, एडिक्शन आ सकता है, सम और अदर वेयर। तो एडिक्शन, ओके, तो एडिक्शन देखने को मिल सकता है। ये आपके इसके डाइफिनोक्सिलेट के बारे में 3 बातें याद रखें। इट इज ऑलवेज गिवन इन कॉम्बिनेशन विद एट्रोपिन। क्यों दी जाती है? टू डिस्करेज द एब्यूज, यस यस। तो डाइफिनोक्सिलेट के बारे में एक बात, लाल पेन, नीले पेन, काले पेन, हरे पेन से लगा लेना। डाइफिनोक्सिलेट के बारे में एक बात, इट इज ऑलवेज गिवन, ये हमेशा दी जाती है। इट इज ऑलवेज गिवन, डाइफिनोक्सिलेट ऑलवेज गिवन, हमेशा दी जाती है। इन कॉम्बिनेशन विद, या विद, इन कॉम्बिनेशन विद, विद आप कह सकते हो इन कॉम्बिनेशन विद एट्रोपिन, एट्रोपिन, एट्रोपिन के साथ, इन कॉम्बिनेशन विद एट्रोपिन, एट्रोपिन के साथ दी जाती है। इन कॉम्बिनेशन विद एट्रोपिन, आप जानते हैं
यस, पैरासिम्पैथेटोलाइटिक है। आप कह सकते हो पिलोकार्पिन पैरासिम्पैथेटोमिमेटिक है, पैरासिम्पैथेटिक का जैसा काम करती है। और पिलोकार्पिन के उल्टा एट्रोपिन यानी पैरासिम्पैथेटोलाइटिक है, यानी आप कह सकते हो कि एंटीकोलिनर्जिक है, यानी जो एसिटाइल कोलिन है उसको काम नहीं करने देती। तो क्यों? टू डिस्करेज द अब्यूज। क्यों दी जाती है? टू डिस्करेज द अब्यूज, टू डिस्करेज द अब्यूज, डिस्करेज द अब्यूज। मैंने क्या बोला? अगर कोई पेशेंट, डायरिया का पेशेंट डाइफेनोक्सिलेट लेता है, तो डाइफेनोक्सिलेट लेता है तो उसका एडिक्शन की साइड इफेक्ट है, जो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो, उसके एडिक्शन हो सकता है। तो एडिक्शन हो जाएगा, तो एडिक्शन किसी भी चीज का अच्छी बात नहीं है। तो एडिक्शन हो जाएगा, तो एडिक्शन से बचाने के लिए हम एट्रोपिन के साथ देते हैं, क्योंकि एट्रोपिन क्या करेगी कि पैरासिम्पैथेटिक के एक्शन को नहीं होने देगी। और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सलाइवरी सीक्रेशन, यानी सलाइवा की सीक्रेशन में मदद करता है। आपको ये याद रखना है कि जो पैरासिम्पैथेटिक आपका एसिटाइल कोलिन, जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है ना, आप कह सकते हो जिसमें मेन न्यूरोट्रांसमीटर आप कह सकते हो एसिटाइल कोलिन होता है। तो इट इंक्रीजेस सलाइवेशन, है ना, आप कह सकते हो सलाइवेशन में मदद करता है। पर जब आपने पैरासिम्पैथेटिक के एक्शन को दे दिया एट्रोपिन, सलाइवेशन आप कह सकते हो समोरादरवियर, हाँ या ना, ये सलाइवेशन को यानी हमारे मुंह में जो सलाइवा आ रही है सलाइवरी ग्लैंड से, चाहे पैरोटिड हो, चाहे सबलिंगुअल हो, चाहे सबमैंडिबुलर हो, ये सब पैरासिम्पैथेटिक का कमाल है। इवन सिंपैथेटिक भी यही रोल प्ले करता है, पर मेनली पैरासिम्पैथेटिक। तो जब आपने आप कह सकते हो एट्रोपिन दे दिया, तो एट्रोपिन क्या करेगा कि आप कह सकते हो पैरासिम्पैथेटिक एक्शन को रोक देगा, और पैरासिम्पैथेटिक एक्शन को रोक देगा एट्रोपिन, तो आप कह सकते हो सलाइवा आप कह सकते हो कम बनेगी, है ना, मुंह सूखेगा, ड्राई माउथ, बदबू आएगी। तो पेशेंट को ऐसे लगेगा कि यार ये जो डाइफेनोक्सिलेट लिए ना, तब से मुंह सूखा सूखा है, बदबू आ रही है, अच्छा नहीं लगेगा, है ना, तो छोड़ देगा इसको। यानी यस, आपने देखा ना शराबियों को भी देते हैं अपन, जस्ट गुड। कौन सी देते हैं शराबियों के लिए? यस, आई विल कम टू दैट पॉइंट लेटर ऑन। तो मैंने क्या बोला आपको कि क्या करती है, आप कह सकते हो बंधु और बांधो भगत जनो, कि इट विल प्रोड्यूस ड्राई माउथ, यानी जो आपने एट्रोपिन दिया है तो इट विल प्रोड्यूस ड्राई माउथ, है ना, लीड टू ड्राई माउथ, यानी मुंह सूखा कर देगी, ड्राई माउथ। और साथ ही साथ अदर एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट्स एंड अदर एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट्स, है ना, कोलिनर्जिक साइड इफेक्ट्स। तो अदर एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट्स ये आएगी। तो इसलिए जब मुंह अजीब सा लगेगा, टेस्ट अजीब सा आएगा, है ना, तो फिर वो कहेगा कि यार ये तो टैबलेट इसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि वो तो डायरिया के लिए ये ले रहा था डाइफेनॉक्सिलेट। तो मैंने क्या बोला, एंटी मोटिलिटी ड्रग में एक तो आपने लोपेरामाइड पढ़ा, एक डाइफेनॉक्सिलेट पढ़ा, और एक आप कह सकते हो कोडी। पर आपके डाइफेनॉक्सिलेट और लोपेरामाइड ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको मैंने बता दी। तो कैसे देते हैं, यानी मैंने आपको कहा कॉम्बिनेशन में दी जाती है, तो कॉम्बिनेशन में आप कैसे दोगे? इट इज ऑलवेज गिवन इन कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन में क्या दोगे आप? 2.5 mg 2.5 mg डाइफेनॉक्सिलेट, यानी आपको डाइफेनॉक्सिलेट दोगे, डाइफेनॉक्सिलेट 2.5 mg 2.5 mg प्लस, यानी इन कॉम्बिनेशन विद एट्रोपिन 0.025, है ना, आप कह सकते हो 25 माइक्रोग्राम या 0.025 mg, यानी 0.025 mg। तो आप कह सकते हो कि ये एट्रोपिन और इसका कॉम्बिनेशन है। तो ध्यान से सुन लेना कि एक क्वेश्चन तो यही हो गया कि डाइफेनॉक्सिलेट अकेली नहीं दी जाती है, डाइफेनॉक्सिलेट कॉम्बिनेशन भी दी जाती है ना। 2.5 mg आपका डाइफेनॉक्सिलेट प्लस एट्रोपिन, एट्रोपिन के साथ क्यों दी जाती है? क्योंकि डाइफेनॉक्सिलेट का साइड इफेक्ट है एडिक्शन, और एट्रोपिन देंगे तो ड्राई माउथ होगा, सलाइवेशन कम होगा, मुंह अजीब होगा, टेस्ट, है ना, बदबू आएगी मुंह में, है ना, हेरिटोसिस। तो उस कंडीशन में पेशेंट सोचेगा कि ये किसी के हैं, तो ये लेना छोड़ देगा। ओके, एंटी मोटिलिटी ड्रग आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन इन्फेक्टिव डायरिया। तो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक और भारी पॉइंट, आप कह सकते हो एंटी मोटिलिटी ड्रग आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन इन्फेक्टिव डायरिया। तो एक और भारी शब्द आपका कि याद रख लेना कि एंटी
motility drug, anti-motility drug. Yes, anti-motility drug are drugs are contraindicated. Drugs are contraindicated. Contraindicated in infective diarrhea. Infective diarrhea. बोलो yes or no? In infective diarrhea. Infective diarrhea. Yes. Infective diarrhea. Infective diarrhea में. That's good. डायरिया. तो ये आपका एंटी मोटिलिटी ड्रग. तो डायरिया के लिए ड्रग्स को दो ग्रुप में बांटा, नॉन स्पेसिफिक और दूसरा स्पेसिफिक. नॉन स्पेसिफिक में हमने पहला पढ़ा जो सीक्रेशन को कम करते हैं, और दूसरा हमने पढ़ा आप कह सकते हो यस सीक्रेशन को कम करते हैं. दूसरा ग्रुप पढ़ा हमने जो मोटिलिटी को कम करते हैं, जिसमें लोपेरामाइड और आपका यस डाइफेनॉक्सिलेट आता है, डाइफेनॉक्सिलेट. तीसरा हमारा ग्रुप है प्रोबायोटिक्स. यस और नो? तो तीसरा हमारा ग्रुप है प्रोबायोटिक्स. यानी नॉन स्पेसिफिक में अगर मैं चाहूं तो लुक एट दिस. तो दूसरा ग्रुप था हमारा एंटी मोटिलिटी ड्रग, और तीसरा ग्रुप है हमारा, और पहला ग्रुप था हमारा दैट्स गुड एंटी सिक्रेटिव, है ना? रेसिकाडोट्रिल, ऑक्ट्रियोटाइड एंड बिस्मथ सबसैलिसिलेट. तो ये पहला ग्रुप था एंटी सिक्रेटरी ड्रग नॉन स्पेसिफिक में. दूसरा ग्रुप था आपका एंटी मोटिलिटी ड्रग, जिसमें आपके कोडीन, लोपेरामाइड और डाइफेनॉक्सिलेट आता है. और तीसरा ग्रुप है हमारा यस आप कह सकते हो प्रोबायोटिक्स. तो तीसरा ग्रुप है प्रोबायोटिक्स माइक्रोबियल सेल प्रिपरेशन ईदर लाइव कल्चर्स, है ना? प्रोबायोटिक ये क्या है ड्रग्स? ये ड्रग्स है माइक्रोबियल सेल कल्चर, माइक्रोबियल सेल प्रिपरेशन. माइक्रोबियल सेल्स को प्रिपेयर किया जाता है ईदर आप कह सकते हो सम और अदर वेयर बाय लाइव कल्चर, या तो लाइव कल्चर करके, और आप कह सकते हो लिफिलाइज्ड पाउडर्स, है ना? या आप कह सकते हो और लिफिलाइज्ड पाउडर्स, तो पाउडर के रूप में. ओके, सो that are intended to restore and maintain, that are intended to restore ये क्या करते हैं? हेल्दी गट फ्लोरा, यानी जो इंटेस्टाइन में जो माइक्रो फ्लोरा है इंटेस्टाइन के, क्योंकि बैक्टीरिया ओरल कैविटी में इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, नॉर्मल हेल्दी होते हैं, उनको माइक्रोफ्लोरा बोलते हैं. माइक्रोफ्लोरा ऑफ ओरल कैविटी, माइक्रोफ्लोरा ऑफ इंटेस्टाइन, इवन आप कह सकते हो इन वेजाइना, यूट्रस, जो भी होलो ऑर्गन्स होते हैं उनमें देखने को मिल सकते हैं. तो दे रिस्टोर एंड मेंटेन हेल्दी गट माइक्रोफ्लोरा. यस और नो? गट माइक्रोफ्लोरा. तो माइक्रोफ्लोरा को ये रिस्टोर करते हैं. यस और नो? रिस्टोर करते हैं. दैट्स गुड. सो ये हमारे आपके हो गए प्रोबायोटिक्स. लैक्टोबैसिलस स्पीसीज. अब इसमें क्या क्या डायरिया में लैक्टोबैसिलस दिया जाता है? फॉर एग्जांपल लैक्टोबैसिलस स्पीसीज. यस, लैक्टोबैसिलस स्पीसीज दी जाती है. यस, फॉर एग्जांपल बाइफाइडोबैक्टीरियम बाइफिडम. जस्ट फॉर एग्जांपल, बस आपके एक ही याद रखना, लैक्टोबैसिलस ये दिया जाता है, लैक्टोबैसिलस ये आपकी पीएससी पर मिलता है ना? तो बाइफाइडोबैक्टीरियम, है ना? तो ये आप कह सकते हो बाइफाइडोबैक्टीरियम. ओके, बाइफिडम. तो ये भी दे सकते हैं, पर जो पीएससी पर लैक्टोबैसिलस. तो एक बात आपने और सीखी कि लैक्टोबैसिलस भी डायरिया के ट्रीटमेंट में काम आते हैं. ये क्या करते हैं? ये इंटेस्टाइन के माइक्रोफ्लोरा को, इंटेस्टाइन के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हेल्दी है ना, जो हेल्दी है उनको रिस्टोर करते हैं और उनको मेंटेन रखते हैं. तो कहीं ना कहीं ये भी डायरिया को रोकते हैं, क्योंकि जो इंटेस्टाइन के माइक्रोफ्लोरा है वो इन्वायरमेंट को नॉर्मल रखते हैं, पेरिस्टालसिस को मेंटेन रखते हैं, है ना कॉन्स्टिपेशन होने देते हैं, ना डायरिया होने देते हैं. और स्ट्रेप्टोकोकस, यस आप कह सकते हो फेकालिस, स्ट्रेप्टोकोकस फेकालिस, ये भी आप कह सकते हो. दैट्स गुड. तो
अगर मैं डोजेज की बात करूं, 1 sachet to be taken in water, mild fruit juices, lactobacillus, यानी अगर मैं लैक्टोबेसिलस की बात करूं, यस लैक्टोबेसिलस, ओके, डोजेज भी मैं बताऊंगा। तो 1 sachet आता है, 1 sachet to be taken, यस 1 sachet लेना है, इसका एक sachet आता है लैक्टोबेसिलस का, इन वाटर, पानी में लेना है या मिल्क के साथ लेना है, वाटर मिल्क, बोलो यस और नो, वाटर मिल्क और फ्रूट जूसेस, यस फ्रूट जूसेस, लैक्टोबेसिलस। अगर मैं आपको लैक्टोबेसिलस दिखाना चाहूं तो यस, मूव अपसाइड, there should be, yes, more, should be down, जहां पर हमने ये पीएससी की ड्रग, असेंशियल ड्रग लैक्टोबेसिलस का, पीएससी का मैं आपको दिखाना चाहूं, वी कलेक्टेड yesterday, today morning, yes, lactobacillus down, probably where we finished in the morning, more up, पड़ गई जो खाल मेडिसिन पीएससी वाली टेबल, हाँ पड़ गई, देखते हैं, इनमें देखते हैं, यस लैक्टिक एसिड बेसिलस, आप देख सकते हैं लैक्टिक एसिड बेसिलस 60 मिलियन स्पोर, 60 भी आता है, सारी 30 40 का भी आता है, 1.2 मिलियन का भी आता है ना, आप कह सकते हो, या बिलियन का 1.2 बिलियन डबल भी आता है। तो 60 मिलियन यानी इसका जो है, बस आप तो इतना याद रखो कि डायरिया में देते हैं, आप तो इतना समझो सीएचओ साहब, अगर सीएचओ बन जाओ और नौकरी लग जाए तो आपकी पीएससी पर आपको लैक्टिक एसिड बेसिलस मिलेगा शायद से, यस और नो, और उसमें जो आता है वो कितना, उसका यूनिट आता है 60 मिलियन स्पोर्स, आप कह सकते हो 60 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख, तो 16 to 10 लाख कर सकते हो, 60 मिलियन स्पोर्स, 60 मिलियन स्पोर आते हैं, यस 60 मिलियन स्पोर्स, 60 मिलियन मैंडेटरी है। इंटेस्टिनल कैटर है, डायरिया, इंटेस्टिनल कंडीशन आफ्टर एंटीबायोटिक थेरेपी, तो अगर एंटीबायोटिक देंगे तो सारे माइक्रोफ्लोरा मर जाते हैं, तो हम लैक्टोबेसिलस देते हैं, लैक्टिक एसिड बेसिलस, ताकि रीस्टोर हो जाए, और हेल्दी चीज को रीस्टोर करना, इसका मतलब इंटेस्टाइन हेल्दी हो जाएगी, ना तो डायरिया रहेगा और ना ही कॉन्स्टिपेशन रहेगा। तो आप कह सकते हो लैक्टिक एसिड बेसिलस 60 मिलियन स्पोर्स, 60 मिलियन, और इसका अगर आप देखेंगे तो 60 मिलियन भी आता है, 30-40 भी आता है, इवन 1.2 बिलियन भी आता है ना। तो पर 60 मिलियन एक अडल्ट के लिए एक सैसे दे दें, और दूध के साथ और पानी के साथ, जूस के साथ, किसी के साथ भी ले लो, है ना। ऐसा नहीं है कि ये दूध कम करेगा एब्जॉर्प्शन वगैरह को, तो दूध के साथ, पानी के साथ, जूस के साथ, किसी के साथ भी ले लो, और डायरिया में देते हैं लैक्टिक एसिड बेसिलस। चलो अपनी स्लाइड पे आते हैं, यस। सो लैक्टोबेसिलस, है ना, और मैंने आपको बताया 60 मिलियन स्पोर्स, 60 मिलियन स्पोर्स, तो आप कह सकते हो, और मैंने आपको डोज इसलिए बता रहा हूं 60 मिलियन स्पोर, ये आपकी पीएससी पे अवेलेबल है एक सैसे में, लेट्स गो। 30-40 भी आते हैं और 1.2 बिलियन भी आते हैं, 30-40 भी आते हैं और 1.2 बिलियन भी आते हैं, गॉड ब्लेस यू। नाउ अगला है एंटी माइक्रोबियल्स, तो तीसरा ग्रुप हमने पढ़ा प्रोबायोटिक्स, चौथा ग्रुप पढ़ा हमने, आप कह सकते हो, या चौथा ग्रुप हम पढ़ने वाले हैं एंटी माइक्रोबियल्स, एंटी माइक्रोबियल्स डायरिया के लिए, एंटी माइक्रोबियल्स, एंटी माइक्रोबियल्स, माइक्रोबियल्स, एंटी माइक्रोबियल्स, और एंटी माइक्रोबियल्स में आप कह सकते हो कि एंटी माइक्रोबियल्स आर ऑफ नो वैल्यू इन डायरिया ड्यू टू नॉन इन्फेक्टिव कॉजेज such as irritable bowel syndrome, celiac disease, tropical, that's good. Rotavirus is an important pathogen of acute diarrhea, especially in children, है ना, वहाँ पे ड्रग नहीं यूज करनी है ना, आप इसीलिए रोटावायरस का वैक्सीन चलता है, तो रोटावायरस आरएनए वायरस, है ना, तो आप कह सकते हो कि बच्चों में जो डायरिया का मोस्ट कॉमन कॉज है वो रोटावायरस है, इंपॉर्टेंट पैथोजन। तो एंटीमाइक्रोबियल्स के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये लिखो, एंटीमाइक्रोबियल्स आर ऑफ नो वैल्यू, है ना, नॉट यूज या नो वैल्यू,
antimicrobials are of no value, नहीं यूजफुल है, नहीं दो तो भी इतना यूजफुल नहीं है। वैसे देते हैं मेट्रोनिडाजोल डायरिया के पेशेंट में, यस पीएससी में मुझे याद आ रहा है, डायरिया के पेशेंट में मेट्रोजिल देते हैं 500 mg, है ना, या 400 mg, क्योंकि 400 mg की टेबलेट आती है, तो 400 mg आप दे सकते हो, बच्चों को 200 mg। पर एंट्रोमाइक्रोबियल्स आर ऑफ नो वैल्यू इन डायरिया, यानी डायरिया में ज्यादा यूज नहीं है इनका, ड्यू टू नॉन इन्फेक्टिव कॉजेज, yes, such as irritable bowel syndrome, दूसरा celiac disease, ओके, और तीसरा ट्रॉपिकल स्क्रू। तो आपको ये ध्यान रखना है कि नोट गिवन, वैसे तो मैं ये बोलूंगा, नहीं बोलूंगा, नोट गिवन दी जाती है पर नो यूज, नो वैल्यू, यस दी जाती है, जैसे मेट्रोनिडाजोल 400 mg, यस 400 mg, पर दे आर नन ऑफ यूज, इनका यूज नहीं है। ट्रॉपिकल स्प्रू, यस, तो आप कह सकते हो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये आपका एंटीमाइक्रोबियल्स है। ओके, रोटावायरस, और रोटावायरस के बारे में आप उल्टे पड़ जाओगे, एक इंटरेस्टिंग बात बोलूं तो, यस, रोटावायरस इज द आरएनए वायरस, और आरएनए अधिकतर सिंगल स्टैंडर्ड होता है, पर आपको एक एमबीबीएस के लेवल का क्वेश्चन बता देता हूं, इंटरेस्टिंग है, पर इट इज डबल स्टैंडर्ड आरएनए। नॉर्मली आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है, पर इट इज डबल स्टैंडर्ड आरएनए। तो रोटावायरस आरएनए वायरस है, आरएनए, क्योंकि वायरस में या तो आरएनए पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, और आरएनए में ज्यादातर अधिकतर केसेस में आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है, पर इट इज द वन ऑफ द फ्यू वायरसेस, कुछ वायरसेस ही ऐसे हैं जिनमें डबल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है ना, आरएनए डबल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है। लेट्स गो, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, नॉर्मली आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है, पर यहां पर आरएनए डबल स्टैंडर्ड पाया जाए। डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, पर कभी कहीं पर डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड पाया जाता है। जनरली डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, पर कहीं पर कुछ एक वायरसेस में, कुछ एक माइक्रोब्स में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है, जबकि आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है हमेशा, पर इसमें डबल स्टैंडर्ड आरएनए। रोटावायरस मोस्ट इंपॉर्टेंट पैथोजन, जो रोटावायरस है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कोज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैथोजन, मोस्ट कॉमन कोज या मोस्ट इंपॉर्टेंट पैथोजन, यस पैथोजन causing diarrhea, acute diarrhea in children, pathogen causing acute diarrhea in children, बच्चों में आप कह सकते हो डायरिया का मोस्ट इंपॉर्टेंट पैथोजन है, ड्रग्स आर नॉट यूज्ड। ओके, अगर सीवियर केसेज है, ओके, डायरिया, यस, कि कौन कौन सी एंटी माइक्रोबियल यूज की जाती है, एंटी माइक्रोबियल कौन कौन सी यूज की जाती है, यस, एंटी माइक्रोबियल यूज्ड या एंटी माइक्रोबियल, दैट्स गुड, एंटी माइक्रोबियल यूज्ड इन सीवियर केसेज ऑफ डायरिया। अगर डायरिया बहुत ही सीवियर है तो कौन कौन सी यूज, वैसे तो इनकी कोई वैल्यू नहीं है, फिर भी कौन कौन सी, ओके, नॉरफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, शायद इनको फ्लोर क्विनोनोल्स बोलते, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, है ना, तो आप कह सकते हो, यस, कौन से ग्रुप में आती है, फ्लोर क्विनोनोल, तो नॉरफ्लॉक्सासिन, याद आ रहा होगा, मैं शायद इसलिए बोल रहा हूं कि आपने पढ़ी होगी, नॉरफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, यस, ओफ्लॉक्सासिन, तो ये एंटीबायोटिक काम में आती है। नॉरफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन कौन से ग्रुप को बिलोंग करती है, फ्लोर क्विनोनोल्स, है ना, और रिफामिक्सिन भी आप दे सकते हो, रिफामिक्सिन, दैट्स गुड, रिफामिक्सिन। सो एंटीमाइक्रोबियल अगर आपको देना है तो मेट्रोनिडाजोल 400 mg, वो भी काम में लेते हैं, या फिर ज्यादा बढ़िया है फ्लोर क्विनोनोल्स, बोलो यस और नो, फ्लोर क्विनोनोल्स, दैट्स गुड।
तो आप कह सकते हो नॉरफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, ओफ्लोक्सासिन। दैट्स गुड। तो ये हो गया ड्रग फॉर इंफ्लामेटरी बाउल डिजीज यानी अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रॉस डिजीज। तो अगला हमारा टॉपिक है दवाइयां, ड्रग्स यूज्ड फॉर इंफ्लामेटरी बाउल डिजीज। और इंफ्लामेटरी बाउल डिजीज में आपका कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रॉस डिजीज, 5 अमाइनो सैलिसिलिक एसिड, ओके, सल्फासेलेजिन, है ना। दैट्स गुड। सो कौन सी यूज होती है? 5 अमाइनो सैलिसिलिक एसिड। दैट्स गुड। ओके। फॉर एग्जांपल आप इसका सल्फासेलेजिन। दैट्स गुड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी काम में ले सकते हैं, है ना। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी काम में ले सकते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, यस, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में आपके कौन कौन से? प्रेडनिसोलोन, हाइड्रोकोर्टिसोन, प्रेडनिसोलोन एंड हाइड्रोकोर्टिसोन, प्रेडनिसोलोन, यस, प्रेडनिसोलोन और हाइड्रोकोर्टिसोन। दैट्स गुड, हाइड्रोकोर्टिसोन। तो ये आप काम में ले सकते हैं। नाउ सो लेडीज एंड मैन, ये मैंने आपको थोड़ा सा जो बच गया था डायरिया में वो पढ़ाया। अब हम क्वेश्चन सेशन करेंगे। क्वेश्चन सेशन यानी हम क्वेश्चंस पे आएंगे। यस, ओके, चैट ऑन कर दीजिए। थोड़ा सा मैं आपको जवाब देने का टाइम पढ़ के आना। एंटी एमेटिक डायरिया के लिए एंटी डायरियल ड्रग्स, है ना, कॉन्स्टिपेशन, एंटी कॉन्स्टिपेशन ड्रग, ये हमने पढ़ा। अब हमारा क्वेश्चन सेशन चालू होता है। यस, चैट ऑन है, रेडी? यस, किंग कोबरा प्रणाम। यस, रचो या विकास? यस सर। चैट स्लो कर दो, एक ही जवाब दे पाए। 1 मिनट में एक ही जवाब, 1 मिनट का कर दो क्योंकि क्वेश्चन 1 ही मिनट लेगा। यस, 1 मिनट में एक ही जवाब दे पाए। आप देख लो, आपके पास 1 मिनट में एक ही रिप्लाई है, सोच समझ के करना। यस सर। चिल्ड्रन में चलो बता दिया बच्चा, बढ़े आगे। यस, कुशलम बैरवा, राम राम। सुगन प्रजापति, रेडी, बहुत बढ़िया। टेक चंद, घर पे पढ़े हो नहीं पढ़े, रिवाइज किया नहीं किया? I will see chat here. Yes, contraindication of emetics. पहला ऑप्शन corrosive poisoning, unconscious patient, यानी एमेटिक ड्रग इपिकेक बताई थी आपको। इपिकेक सिरप इपिकेक बताई थी सुबह, जो उल्टी करवाने में मदद करती है, एमेटिक ड्रग। यस, और अडल्ट में डोज 15 से 30 ml, अडल्ट में 15 से 30 ml। क्विक रिवीजन चल रहा है अपना अडल्ट में। और जबकि आप कह सकते हो बड़ों में 15 से 30 और बच्चों में 10 से 15 ml इन चिल्ड्रन में आप कह सकते हो 10 से 15 ml। सबके आंसर डी आ रहे हैं, आई कैन सी, तेजी से डी। विजय कुमार, सबके आंसर डी आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो मैंने आपको कॉन्ट्रा इंडिकेशन बताए थे, सिरप, इपिकेक या एमेटिक ड्रग कहां नहीं देनी है। कोरोसिव पॉइजनिंग, अगर किसी ने एसिड पी लिया है ना, धोखा हो गया, एसिड पी लिया, वहां पर नहीं देनी है। अनकॉन्शियस पेशेंट में नहीं देनी है। एस्पायरेशन, निमोनिया, केरोसिन पॉइजनिंग में भी नहीं देनी है। ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल सही है। किस और तो और 1-2 कंडीशन और रह गई। मॉर्फिन, अगर ओवरडोज हो गई है वहां पे भी नहीं देनी है, मॉर्फिन दिए, क्योंकि मॉर्फिन सेडेटिव का काम करती है, तो वहां पर भी इसका असर नहीं आएगा एमेटिक का, है ना, क्योंकि एमेटिक के असर को बेअसर कर देती है। तो मॉर्फिन वाले केस में भी नहीं देनी है। वेरी गुड। और साथ ही साथ
फिनोथायाजिन दिया है, वहां पे भी नहीं देनी, फिनोथायाजिन थायाजिन वहां पे भी नहीं देनी है, और सीएनएस स्टिमुलेंट ड्रग है वहां पे भी नहीं देनी है, सीएनएस स्टिमुलेंट ड्रग है वहां पे भी नहीं देनी है। तो ये कुछ जगह है जहां पर कॉन्ट्रा इंडिकेशन। तो पहला क्वेश्चन आपका हुआ कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ एमेटिक कोरोसिव पॉइजनिंग, एसिड या एल्केलाई अगर किसी ने इंजेक्शन कर लिया है, अनकॉन्शियस पेशेंट, केरोसिन पॉइजनिंग, और मॉर्फिन फिनोथायाजिन का यूज है, सीएनएस स्टिमुलेटिंग ड्रग है, इन सब जगह नहीं देना है। क्वेश्चन नंबर 2, एंटी एमेटिक यूज्ड इन वोमिटिंग इंड्यूस्ड बाय एंटी कैंसर ड्रग इज, यस, एंटी कैंसरस ड्रग इज, यस, एंटी एमेटिक यूज्ड इन वोमिटिंग इंड्यूस्ड बाय एंटी कैंसरस ड्रग इज ondansetron, cisapride, metoclopramide, MCP, hyoscine, let me see, कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड ड्रग, उसमें अगर, क्योंकि कीमोथेरेपी से उल्टी ज्यादा आती है, कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड ड्रग, यस, आई वांट टू सी। ए सबसे पहले अमीर चंद, ए बहुत ही अमीर है, पर उससे पहले अमृता जैन, ए विजय सिंह मीना, ए अनिल पंत, ए, और अब तो सबके आंसर एक साथ ए आ रहे हैं, बिल्कुल सही है। तो एंटी एमेटिक यूज्ड इन वोमिटिंग इंड्यूस्ड या कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड वोमिटिंग, ओंडानसेट्रोन, बिल्कुल सही आंसर है, ओंडानसेट्रोन बिल्कुल सही है। क्या है ओंडानसेट्रोन? 5-HT3 एंटागोनिस्ट, 5-HT3 एंटागोनिस्ट, सेरोटोनिन को काम नहीं करने देती, एंटागोनिस्ट। और मैंने आपको बोला था सेरोटिन रिसेप्टर पाए जाते हैं, यानी आपके गट में भी और आपके सिटीजेड में भी, सिटी जी एरिया कीमोट्रिगर जोन में भी, जो कि एमएससिस को कंट्रोल करते हैं, है ना, दैट्स गुड। तो अगर उनको ब्लॉक कर देगी तो एमएससिस नहीं होगा, यानी आप कह सकते हो उल्टी नहीं होगी। हाईली इफेक्टिव, बोलो यस और नो, ओंडानसेट्रोन के बारे में, हाईली इफेक्टिव, हाईली इफेक्टिव, बहुत इफेक्टिव रहती है, आई कैन सी ए, यस, हाईली इफेक्टिव, बहुत इफेक्टिव रहती है टू कंट्रोल कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड वोमिटिंग, टू कंट्रोल वोमिटिंग और कीमोथेरेपी। ये इतनी इफेक्टिव है कि हर जगह ही दे देते हैं कीमोथेरेपी, पर कीमोथेरेपी में ज्यादा देते हैं, कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड वोमिटिंग, वहां पे बहुत ही इफेक्टिव है, बोलो यस और नो। या रेडियोथेरेपी इंड्यूस्ड पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया वोमिटिंग है, पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया वोमिटिंग है, वहां पे भी कंट्रोल कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड, पहला पोस्ट ऑपरेटिव अगर नोजिया वोमिटिंग है तो भी ये काम की है, बोलो यस। और अगर डिजीज रिलेटेड वोमिटिंग है वहां पे भी काम की, कोई डिजीज की वजह से डिजीज रिलेटेड वोमिटिंग है वहां पे भी काम की है, दैट्स गुड, इफेक्टिव है, दैट्स गुड। ओके, अगर कीमोथेरेपी की बात करूं तो सिस्प्लेटिन, यस, सिस्प्लेटिन एंटी कैंसरस ड्रग है, सिस्प्लेटिन, है ना, ये सबसे ज्यादा वोमिटिंग करती है, सिस्प्लेटिन एंटी कैंसरस ड्रग है, कीमोथेरेपी में काम में आती है। आप कह सकते हो हाई एमेटोजेनिक पोटेंशियल, इसका एमएसएस हाईली एमेटोजेनिक, यस, हाईली इमेटोजेनिक, बहुत ही आप कह सकते हो, यस। तो अगर कैंसर किसी के हो गया है तो कीमोथेरेपी चल रही है, सिस्प्लेटिन, तो सिस्प्लेटिन हाईली इमेटोजेनिक, उल्टी करवाती है, बोलो यस और नो। या फिर आप कह सकते हो साइक्लोफॉस्फेट, मस्टिन, दैट्स गुड। तो इस कंडीशन में तो आपको कैसे देना है, यस, 8 mg देना है, ऐसे पेशेंट को 8 mg देना है, आईवी देना है ओंडानसेट्रोन, 8 mg ओंडानसेट्रोन आईवी, स्लो इन्फ्यूजन, इतना स्लो कि आप कह सकते हो ओवर 15 मिनट, स्लो इन्फ्यूजन ओवर 15 मिनट, यस, स्लो इन्फ्यूजन, यस, स्लो इन्फ्यूजन ओवर 15, स्लो इन्फ्यूजन ओवर 15 मिनट, 15 मिनट के अंदर, ओवर 15 मिनट, 15 मिनट के अंदर आपको 15 मिनट के अंदर धीरे धीरे स्लो इन्फ्यूजन, यस, जो ओंडानसेट्रोन है वो 15 मिनट के अंदर स्लो इन्फ्यूजन करना आपको, 8 mg IV स्लो इन्फ्यूजन ओवर 15 मिनट, यस, ओके। और कब देनी है? आधा घंटे पहले, बिफोर कीमो इन्फ्यूजन, कीमो से पहले, है ना, कब देनी है? 30 मिनट्स बिफोर, यस, 30 मिनट्स बिफोर, 30 मिनट्स बिफोर, यस और नो, 30 मिनट्स बिफोर कीमोथेरेपी,
कीमोथेरेपी अगर आप सिस्प्लेटिन देंगे उससे 30 मिनट पहले कीमोथेरेपी, दैट्स गुड। ये इतने पॉइंट इसलिए बता रहा हूं, आप तो नहीं करने वाले कीमोथेरेपी वगैरह, पर फिर भी ओके। उसके बाद फिर डोज और देते हैं, फॉलोड बाय सिमिलर 2 डोजेस, फॉलोड बाय सिमिलर 2 डोजेस, 2 डोज और देते हैं, फॉलोड बाय 4 घंटे का अंतराल हो, फॉलोड बाय सिमिलर 2 डोजेस, सिमिलर 2 डोजेस, यस सिमिलर 2 डोजेस, ऐसी 2 डोजेस और देंगे 4 आवर्स अपार्ट, 4 आवर्स अपार्ट। आप कह सकते हो कि 4 घंटे के ब्रेक के बाद 4 घंटे में ये देते हैं अपन, दैट्स गुड, यस 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 ओके। सीजाप्राइड ऑप्शन में था, सीजाप्राइड याद करो, सीजाप्राइड, मोजाप्राइड, बोलो यस और नो, याद आ रहा है? सीजाप्राइड, मोजाप्राइड प्रोकाइनेटिक ड्रग है, सीजाप्राइड तो ऑप्शन में सीजाप्राइड है ना, ऑप्शन बी प्रोकाइनेटिक ड्रग है, प्रोकाइनेटिक ड्रग है, ओके ओके ओके। इट इज बैंड, इंडिया में बैंड है, बैंड इन इंडिया, इंडिया में इसको बैन कर दिया गया है। सीजाप्राइड प्रोकाइनेटिक ड्रग है, यस आप कह सकते हो एंटीएमेटिक है, पर बैंड इन इंडिया ड्यू टू, यस इंडिया, क्यों? ड्यू टू इट्स एडवर्स इफेक्ट ऑफ वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, क्यों? क्योंकि वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन करती है, ड्यू टू इट्स एडवर्स इफेक्ट ऑफ वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, यस प्रोलॉन्ग्ड क्यूटी इंटरवल, यस फिब्रिलेशन। तो ये क्या करती है? वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन करवा सकती है, इसलिए नहीं देते हैं, है ना। सीजाप्राइड एंटीएमेटिक है, प्रोकाइनेटिक ड्रग है, पर बैंड है ड्यू टू इट्स एडवर्स इफेक्ट ऑफ वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। क्या करवाएगी? प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल, प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल, क्यूटी इंटरवल को प्रोलॉन्ग कर देती है, प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल, क्यूटी इंटरवल को प्रोलॉन्ग कर देती है, यस। एमसीपी मेटोक्लोप्रामाइड प्रोकाइनेटिक ड्रग है, एंटीएमेटिक है, सेंट्रल एंड पेरिफेरल D2 ब्लॉकर है, ऑल्सो यूज्ड इन जीआरडी, जीआरडी में भी यूज होती है ना। कैन रिजल्ट इन एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट, इसलिए नहीं देते। तो तीसरा ऑप्शन था, अगर मैं बोलूं एमसीपी मेटोक्लोप्रामाइड, ये भी प्रोकाइनेटिक ड्रग है, सेंट्रल एंड पेरिफेरल D2 ब्लॉकर, D2 ब्लॉकर, यस यानी डोपामीन, और डोपामीन ब्लॉकर तो आप कह सकते हो। और ये एलईएस की टोन को के ऊपर असर डालती है, तो एमएसएस को रोकती है, यानी लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर को बिल्कुल टाइट कर देती है, बंद कर देती है। जीआरडी में भी काम में आती है, यानी जीआरडी में भी काम में आती है, और यस और नो। तो पर कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड में इसका कम यूज है, दैट्स गुड। और एक्स्ट्रा इसका तीसरा आप कह सकते हो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम कोज कर सकती है, इसलिए आप कह सकते हो इसको एंटी एमेटिक के रूप में काम में ले सकते हैं, पर कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड में कम काम में लेते हैं। अगला हायोसिन थी, हायोसिन के बारे में मैंने बोला कि एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है, मोशन सिकनेस में काम में आती है, बस में चढ़ने से पहले, यात्रा करने से पहले ये काम में ली जाती है हायोसिन, बोलो यस और नो। ऑल्सो अवेलेबल इन ट्रांसडर्मल पैचेस, कान के पीछे, याद करो 1.5 mg का, तो आप कह सकते हो ऑल्सो अवेलेबल इन ट्रांसडर्मल पैचेस, पिन्ना के पीछे हायोसिन। तो दिस इज द थिंग। बढ़ू आगे, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हुआ कि कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड ऑन्डानसेट्रोन, रट रखा आपने, बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन नंबर 3, एंटी एमेटिक सेलेक्टिवली ब्लॉक लीवोडोपा इंड्यूस्ड वोमिटिंग विदाउट रिड्यूसिंग इट्स थेरेपी। ए सी बी, ए सी बी, अच्छा बी नहीं किया है, सबने ए और सी पे अटके पड़े। लो देखो भाई, मेटोक्लोप्रामाइड के बारे में बताया था आपको, प्रोकाइनेटिक ड्रग है ना, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम। तो ब्लॉक लीवोडोपा इंड्यूस्ड वोमिटिंग, आंसर शुड बी डोमपेरिडोन, डोमपेरिडोन है ना। सीजाप्राइड मैंने बोल ही दिया है, बैन है ना, प्रोकाइनेटिक ड्रग है, बैन है इंडिया में वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की वजह से, तो ये तो भूल ही जाओ, सीजाप्राइड तो बिल्कुल। एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम डोमपेरिडोन, तो इसका आंसर होगा डोमपेरिडोन,
ये भी प्रोकाइनेटिक ड्रग है, डोमपेरिडोन प्रोकाइनेटिक ड्रग, यस ये भी प्रोकाइनेटिक ड्रग है। D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ये भी D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, बोलो यस और नो, एंटागोनिस्ट ये भी डिस, बट इट कैन नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, कैन नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, सो नो एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट, नो एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट, जो एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट है वो नहीं आएंगे, जबकि एमसीपी में एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट आ सकते हैं, ये बताया भी था। ओंडानसेट्रोन के बारे में तो आपको बता ही दिया है कि ओंडानसेट्रोन कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड में, बस इसका ये याद रखना है, लेट्स गो। तो आपका डोमपेरिडोन है, प्रोकाइनेटिक ड्रग है, यस प्रोकाइनेटिक ड्रग है, D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, कैन नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, नो एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट, एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट नहीं आते, तो इसलिए आंसर गया डोमपेरिडोन, नो एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट। तो क्वेश्चन में पूछा था ऐसी एंटी एमिटिक जो कि सेलेक्टिवली ब्लॉक लीवोडोपा इंड्यूस्ड वोमिटिंग, क्योंकि D2 ब्लॉकर है, दैट्स गुड, विदाउट रिड्यूसिंग इट्स थेरेप्यूटिक इफेक्ट, तो इसका आंसर होगा डोमपेरिडोन। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट एन एंटी एमिटिक, ये लो ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके, इनमें से एंटी एमिटिक ड्रग कौन सी नहीं है? ओंडानसेट्रोन एमिटिक है भाई, एंटी एमिटिक, यस उल्टी को रोकती है, एंटी एमिटिक, यस मेटकोलप्रोमाइड, यस आंसर मैं देख रहा हूं, ओंडानसेट्रोन आएगा, पेंटोसिन, डी, एमसीपी तो है एंटी एमिटिक, प्रोमेथाजीन भी है, एपोमोर्फिन, ओंडानसेट्रोन है, एमसीपी मेटकोलप्रोमाइड, प्रोमेथाजीन है, तो राइट आंसर शुड बी, जो आपका आंसर होगा राइट आंसर शुड बी एंड वुड बी एपोमोर्फिन। एमिटिक ड्रग है, अजीब सा नाम है, सुना भी नहीं आपने, एमिटिक एजेंट है, एमिटिक एजेंट। इस क्वेश्चन को लेने का रीजन यही था, आपने एंटी एमिटिक ड्रग पढ़ तो ली, क्या आपको नाम भी पता है कि नहीं? प्रोमेथाजीन H1 एंटीहिस्टामिनिक है, यानी ये जो प्रोमेथाजीन है आपका, ये H1 एंटीहिस्टामिनिक है, H1 एंटीहिस्टामिनिक, यस एंटीहिस्टामिनिक है, हिस्टामिनिक, यस H1 एंटीहिस्टामिनिक है, दैट्स गुड। सो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। नंबर 5, क्वेश्चन 5, which of the following purgative increases the fecal, क्वेश्चन नंबर 5, ओके स्क्रीन पर नहीं आया आपके, अब आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 5। आ गया क्वेश्चन नंबर 5, which of following purgative increases, which of following purgative increases the fecal bulk? ए, हाँ बल्क लैक्सेटिव, याद आ रहा है, सबसे पहली कैटेगरी यही थी, बल्क लैक्सेटिव, लैक्टुलोज, मिथाइल सेल्यूलोज, डी, ए, सी बिसाकोडिल। भाई ये तो बिसाकोडिल तो इंटेस्टाइन का स्टिमुलेंट है, इरिटेंट है ना? राइट आंसर शुड बी मिथाइल सेल्यूलोज, यस। देखो भाई बल्क परगेटिव है, सुबह के लेक्चर में देख लेना, है क्या अपने पास सुबह की स्लाइड? अगर क्लासिफिकेशन, लेट्स गो, बल्क परगेटिव डायटी 5 आवर्स है ना, इसबगोल, मिथाइल सेल्यूलोज, यस। तो आप कह सकते हो, आप कह सकते हो डायटी बल्क परगेटिव, इसमें और क्या क्या आते हैं? इसबगोल, इस पे गुला, यस याद आ रहा है, डायट्री फाइबर, यस ये बल्क बढ़ा देती है इंटेस्टाइन में, मल्का
तो मल्क अगर फुल हो जाएगा इंटेस्टाइन, बल्क बढ़ जाएगा, तो आप कह सकते हो लेट्स गो। सो डाइटरी फाइबर ब्रेन, ये आप कह सकते हो इसबगोला, और आपका मिथाइल सेल्यूलोज ये इसी में आता है। तो बल्क परगेटिव है, दिस इज हाउ इट वर्क, मिथाइल सेल्यूलोज। अगला, तो इंक्रीज द फीकल बल्क ड्यू टू देयर वाटर एब्सॉर्बिंग एंड रिटेनिंग कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। बिसाकोडल के बारे में बस इतना ही बताना आपको कि बताया था स्टिमुलेंट परगेटिव है, यानी इंटेस्टाइन को इरिटेट करता है। स्टिमुलेंट नोट देखना, ओरली भी दे सकते हैं, रेक्टल भी दे सकते हैं। रेक्टल कब देखते हैं बिसाकोडिल, अगर कोलोनोस्कोपी करनी हो, है ना, तब बिफोर कोलोनोस्कोपी या बाउल सर्जरी करनी हो तब पर रेक्टल सपोजिटरी देते हैं बिसाकोडिल, और यस, और ओरली नॉर्मली देते ही है डायरिया में बिसाकोडिल। अगला क्वेश्चन नंबर 6, Which of the following purgative should not be used in heart disease? यानी कौन सी purgative heart disease में contra indicated है? Contra indicated in heart disease, heart disease में contra indicated है। Yes, I want to see your answer. Okay, B, राजकुमार, पिंटू, सुनील राज, ज्योति, ये बीबी डबल बी मत लिखो, एक ही बहुत है बी। यस, एक तो एफ ही लिख रहा है, बहुत ही बढ़िया, शानदार। तो विच ऑफ द फॉलोइंग परगेटिव शुड नॉट बी यूज्ड इन हार्ट डिजीज? सोडियम, साल्ट, अब ये तो जानते ही हो आप, हार्ट डिजीज में सोडियम नुकसान करता है, तो सल्फेट और फॉस्फेट अवॉइड इन CHF, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में, है ना। ओके, डोक्यूसेट्स इज स्टूल सॉफ्टर, ये स्टूल सॉफ्टर है, सॉफ्टर है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप कह सकते हो सोडियम है, हार्ट के पेशेंट में सोडियम वैसे ही नुकसानदायक है, तो सोडियम साल्ट नहीं देने, दैट्स गुड। अवॉइड सोडियम सल्फेट और फॉस्फेट। सोडियम साल्ट में कौन कौन से? सोडियम सल्फेट और फॉस्फेट, सल्फेट और फॉस्फेट अवॉइड करने, फॉस्फेट अवॉइड इन CHF, यस, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या हार्ट पेशेंट में। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ORS फॉर्मूला। द न्यू फॉर्मूला WHO ORS differs from the older standard formula WHO ORS in following aspect। कि नए पुराने में तुलना, न्यू फॉर्मूला के बारे में बताना है, ओल्ड की तुलना में क्या फायदा है। नए फॉर्मूला में लोअर सोडियम एंड ग्लूकोज कंसंट्रेशन, हाँ मैंने बताया था ना, यस, सोडियम कम कर दिया है, सोडियम पुराने की तुलना में डिक्रीज कर दिया है, ग्लूकोज भी कम कर दिया है, बताया था, यस। ओके, सो आप कह सकते हो समोरा दरवियर, याद आ रहा है, सोडियम 2.6 और ग्लूकोज 13.5, 20 से 13.5 कर दिया है, और सोडियम आपका 2.6 कर दिया है, दैट्स गुड। तो 2.6 कर दिया गया है, ओके, और ये आपका 3.5 से, यस 3.5 था पहले, और 3.5 से 0.9 की कटौती की गई है, याद आ रहा है 0.9, तो आप कह सकते हो 0.9 की कटौती की है। और सोडियम 2. ग्लूकोज 20 से 13.5, मैंने बताया था आपको, 3.5 से आपकी स्क्रीन पर है, तो 3.5 से 2.6 कर दिया गया है सोडियम, और ग्लूकोज 20 से 13.5 कर दिया गया है, दैट्स गुड, 20 से 13.5, तो पहला तो सही है, ग्लूकोज 20 से कम करके और 13.5, 6.5 की कटौती ग्राम, दैट्स गुड। इट हैज टोटल लोअर ऑस्मोलरिटी, बिल्कुल, इसीलिए तो नए का नाम लो ऑस्मोलर सॉल्यूशन है, लो ऑस्मोलर सॉल्यूशन। नो रिस्क ऑफ हाइपरनेट्रीमिया, बिल्कुल सही है, क्योंकि सोडियम कम कर दिया तो नेट्रीमिया की चांसेस कम होंगे, है ना। और 311 से कम करके और 245 कर दिया है, -66 की, तो लोअर, क्योंकि पहले 311 था मिली ऑस्मोल, और अब ये कम करके 245 कर दिया है, तो -66 कर दिया है, इसको हम लो ऑस्मोलर बोलते हैं, है ना। आज भी पढ़ाया, कल सुबह भी पढ़ाया, नो रिस्क ऑफ हाइपरनेट्रीमिया, सोडियम कर दिया, ऑल ऑफ द अबव,
राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव। सब आंसर डी कर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन यस। नॉन डायरियल यूजेज ऑफ ओआरटी, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन के नॉन डायरियल यूजेज। यस, नॉन डायरियल यूजेज, डायरिया के अलावा बताया था ओआरटी के, अभी आज भी रिवाइज किया है डायरिया के अलावा। 311 अब 245 मिस्टर बोलाराम बिल्कुल सही है। ओके ओके दैट्स गुड। सो आप कह सकते हो मैंने बताया नॉन डायरियल, डायरिया में तो ओआरटी को यूज करते ही है। बर्न के पेशेंट के बाद, बर्न के बाद ओआरटी ओआरएस यूज कर सकते, पोस्ट ऑपरेटिव यूज कर सकते, आज भी बताया पोस्ट ऑपरेटिव यूज कर सकते, पोस्ट ट्रोमा यूज कर सकते, हीट स्ट्रोक है तो यूज कर सकते। हीट स्ट्रोक सबके आंसर डी आ रहे। हीट स्ट्रोक यानी ओआरएस के बारे में इतना ही मत समझो कि डायरिया में यूज होता है, डायरिया के अलावा भी यूज होता है। हीट स्ट्रोक, पोस्ट सर्जिकल, पोस्ट बर्न, पोस्ट ट्रोमा और चेंजिंग ओवर। हाँ, अगर पहले आईवी लाइन चल रही थी और अगर आप आईवी लाइन से इंटेस्टाइन के द्वारा यानी माउथ फीडिंग करना चाहते हो आप, तो वहां पर भी तो ऑल ऑफ द अबव ड्यूरिंग चेंज ओवर आईवी टू एंट्रल न्यूट्रिशन, यानी अगर आईवी से आप एंट्रल न्यूट्रिशन पे आना चाहते हो तो भी सही है। क्वेश्चन नंबर 9, बहुत बढ़िया, शानदार आंसर, खुश रहो। क्वेश्चन नंबर 9, ग्लूकोज इज एडेड इन ORS2, ग्लूकोज क्यों ऐड किया जाता है ये भी बताया था। आई वांट टू सी आंसर। नए पे फ्लूइड बैलेंस यूज, डी ऑल। पढ़ता है टिपिकल क्वेश्चंस या डिफिकल्ट? ए हाँ, इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, आज भी बताया था, दैट्स गुड। ग्लूकोज इज एडेड, ओआरएस में जो ग्लूकोज होता है वो ग्लूकोज क्या करता है, ग्लूकोज क्या करता है, इंक्रीज सोडियम एब्जॉर्प्शन, इंक्रीज सोडियम एब्जॉर्प्शन बताया था आज भी और कल सुबह भी, आज शाम को भी, सुबह भी, सोडियम एब्जॉर्प्शन। तो सोडियम एब्जॉर्प्शन को आप कह सकते हो इंक्रीज करता है, बिल्कुल ठीक है। इम्प्रूव टेस्ट है ना, ग्लूकोज से टेस्ट अच्छा, हाँ मीठा होता है, नहीं पर इसका ये लॉजिक नहीं है। डिक्रीज बैक्टीरियल कोलोनाइजेशन, नहीं, जीआईटी की में बैक्टीरिया को मारता है ग्लूकोज, ऐसा कुछ नहीं है। तो राइट आंसर शुड बी एंड वुड बी इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, सोडियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने में मदद करता है ग्लूकोज, दैट इज व्हाई ग्लूकोज इज एडेड इन ओआरएस, ओआरएस में ग्लूकोज ऐड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, यस, एट्रोपिन इज एडेड टू डाइफिनोक्सिलेट, ये तो आज का ही क्वेश्चन है, आज ही पढ़ा है। डाइफिनोक्सिलेट के साथ क्यों ऐड करते हैं? डाइफिनोक्सिलेट सिंथेटिक ओपियोइड है, एंटी मोटिलिटी ड्रग है ना, और ब्लड ब्रेन बैरियर BBB उसको क्रॉस करती है, तो CNS के इफेक्ट आते हैं, और साथ ही साथ एडिक्टिव पोटेंशियल, यानी इसका डाइफिनोक्सिलेट के बारे में इतना याद रखना है, एडिक्शन साइड इफेक्ट है, तो साइड इफेक्ट है एडिक्शन इसका। तो एट्रोपिन देने से सलाइवेशन कम होगा, ड्राई माउथ होगा, हेलिटोसिस अजीब सा फील होगा, इसलिए तो सप्रेस एसोसिएटिंग वोमिटिंग, डिस्करेज अब्यूज ऑफ, डिस्करेज अब्यूज ऑफ डाइफिनोक्सिलेट, यस, एनहेंस एंटी डायरियल इफेक्ट, ऐसा कुछ नहीं है, काउंटर एक्ट साइड इफेक्ट, तो इसका आंसर है डिस्करेज अब्यूज ऑफ, ये आज ही पढ़ा है, डिस्करेज अब्यूज ऑफ डाई, यानी एडिक्शन ना हो इसलिए एट्रोपिन ऐड किया जाता है। तो एट्रोपिन इज एडेड टू डाइफिनोक्सिलेट इन ऑर्डर टू डिस्करेज अब्यूज ऑफ डाइफिनोक्सिलेट, आंसर है बी, राइट आंसर बी, यस, डिस्करेज अब्यूज ऑफ डाइफिनोक्सिलेट, यस। ओके, लोपेरामाइड के बारे में तो आप जानते ही हैं। अगला ये पढ़ाया था मैंने, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11, एंटी एमेटिक ड्रग दैट कैन कॉज पार्किंसोनिस, है ना, पार्किंसोनिस, कौन सी एंटी एमेटिक ड्रग है जो पार्किंसोनिज्म कर सकती है? सिजाप्राइड, बैन है, डोम्पेरिडोन, या MCP, यस, तो MCP राइट आंसर,
दिया रे, तुक्का लगा रहे ऑल ऑफ द अबव कि सर अभी तक यही तो क्वेश्चन की विचित्रता है। अब तक आप ऑल ऑफ द अबव कर रहे थे, अभी भी ऑल ऑफ द अबव लगाओ। यस, सो एमसीपी प्रोकाइनेटिक ड्रग है, D2 एंटागोनिस्ट है ना। एमसीपी D2 एंटागोनिस्ट है, एंटागोनिस्ट है, यानी D2 के लेवल को कम करती है, D2 के लेवल को कम करती है, D2 का असर नहीं आने देती। यस, और वही तो पार्किंसन में है। तो आप कह सकते हो CNS पे इफेक्ट, CNS इफेक्ट, और आप कह सकते हो EPS एक्स्ट्रा पिरामिडल से इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। ओके, आप कह सकते हो लॉन्ग टर्म यूज कैन कोज पार्किंसन। तो इसका अगर लॉन्ग टर्म यूज करते हैं, लॉन्ग टर्म यूज कैन कोज पार्किंसोनिज्म, कैन कोज पार्किंसोनिज्म। यस, तो पार्किंसंस डिजीज कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ड्रग यूजफुल इन हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी। यस, हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी में ड्रग यूजफुल इन हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी। हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी में कौन सी ड्रग यूजफुल है? मैग्नीशियम सल्फेट, यस, बेसाकोडिल, नेक्टिलोज, बल्क परगेटिव। बताइए, ये भी आज सुबह का लेक्चर था। ए, यस सर, ऑफिसर रानू। हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी में गैलेक्टोरिया, सी ए, सी ए, बी, यस, सी ए, डी बच गया, वो भी कर दो। लैक्टिलोज, लैक्टिलोज है ना, एसिडिक प्रोडक्ट्स है, तो ये क्या करता है? रिड्यूसेस लुमिनल पीएच इन कोलन। लैक्टिलोज डिक्रीजेस पीएच इन कोलन, कोलन में पीएच को कम करता है, तो उसकी वजह से अमोनिया इज कन्वर्टेड, यानी लैक्टिलोज है वो पीएच को कम करता है इन कोलन में, तो उसकी वजह से अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू अमोनियम आयन, है ना। दैट्स गुड। अमोनिया NH3, जो अमोनिया है कन्वर्टेड इनटू अमोनियम आयन, अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू अमोनियम आयन, अमोनियम, और अमोनियम आयन एब्जॉर्ब नहीं होता है, अमोनियम आयन इनटू अमोनियम आयन, तो अमोनिया इज कन्वर्टेड, तो ये लैक्टिलोज क्या करता है? पीएच कम कर देता है कोलन में, और कोलन में पीएच कम कर देता है, तो उसकी वजह से अमोनिया कन्वर्ट हो जाता है अमोनियम आयन में, और अमोनियम आयन इज नॉट एब्जॉर्ब्ड इन द गट, है ना, इट इज नॉट एब्जॉर्ब्ड इन द गट, यानी ये गट में इंटेस्टाइन में नहीं एब्जॉर्ब होता है। यस, यानी नॉट एब्जॉर्ब्ड इन द गट, और अगर गट में एब्जॉर्ब नहीं होगा तो आप कह सकते हो डिक्रीज ब्लड अमोनिया लेवल, तो उसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होगा? इसकी वजह से ब्लड अमोनिया लेवल कम होगा, ब्लड डिक्रीज ब्लड अमोनिया लेवल, ब्लड अमोनिया लेवल, ब्लड अमोनिया लेवल, तो अमोनिया का लेवल अगर ब्लड में कम होगा तो एन्सेफेलो यानी ब्रेन को नुकसान कम पहुंचाएगा, एन्सेफेलोपैथी कम होगी। दैट्स गुड। तो लैक्टुलोज कोलन में पीएच को कम करता है, यानी ये अमोनिया के लेवल को कम करता है। कैसे? अमोनिया को कन्वर्ट्स इनटू अमोनियम आयन, अमोनियम आयन में कन्वर्ट कर देता है, तो सो दैट इज व्हाई इट इज नॉट एब्जॉर्ब्ड इन गट में एब्जॉर्ब नहीं होता है, एंड उसकी वजह से डिक्रीज ब्लड अमोनियम लेवल। दैट्स गुड, इफेक्टिव। तो लैक्टुलोज। अगला क्वेश्चन नंबर 13, ड्रग यूज्ड फॉर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ मोशन सिकनेस। ये तो जूसी क्वेश्चन है, ये गलत मत करना, ये आपके CSC PSC लेवल का, सब सेंटर लेवल का है। मोशन सिकनेस, बस में चढ़ने से पहले जेब में क्या रखनी है? नहीं, मुंह में, यानी जेब में से निकाला और मुंह में टैबलेट ली। ए सी ए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस, द राइट आंसर इज आयोसिन, मोशन सिकनेस के लिए। यस, हाँ, ये ट्रीटमेंट में काम में आते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ मोशन सिकनेस, ये मोशन सिकनेस के ट्रीटमेंट में काम में आते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ मोशन सिकनेस, ये मोशन सिकनेस के ट्रीटमेंट में काम में आते हैं, ट्रीटमेंट में, और ये प्रोफाइलैक्सिस के लिए काम में आता है, ये प्रोफाइलैक्सिस के लिए काम में आता है। प्रोफाइलैक्सिस बोलो, यस और नो? प्रोफाइलैक्सिस में काम में आता है, यानी
आप कह सकते हो बस में चढ़ने से 15-20 मिनट पहले, आधे घंटे पहले आप ले सकते हैं प्रोफाइलैक्सिस में। और ये ट्रीटमेंट ऑफ मोशन सिकनेस, ये मोशन सिकनेस के ट्रीटमेंट में है ना। और हायोसिन का ट्रीटमेंट में कुछ नहीं है। कहने का मतलब है अगर बस में बैठ कर उल्टी हो गई तब इसका कोई यूज नहीं है, उल्टी होने से पहले ले। और ये उल्टी होने के बाद दे सकते हैं, तो ये तो उल्टी होने के बाद दे सकते हैं। बस में बैठे यात्रा की उल्टी हो रही है, आप कह सकते हो तब तो ये दे सकते हैं एमसीपी, डोमपेरिडोन एंड ऑन्टासेट्रोन। जबकि हायोसिन आप बस में चढ़ने से पहले यानी प्रोफाइलैक्सिस के रूप में। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बंधु और बांधो, ये कुछ क्वेश्चन थे एमेटिक एंटी एमेटिक के बारे में, दैट्स गुड, या आप कह सकते हो डायरिया। फिलहाल लेट्स हैव ए ब्रेक, हम एक ब्रेक लेते हैं 10 मिनट का। 9:15 हो गए, 9:25 पे मिलते हैं। और 9:25 से लगभग 50-55 मिनट का टॉपिक है हमारा पीयूडी, पेप्टिक अल्सर डिजीज, और उसकी मेडिकेशन ट्रीटमेंट, पेप्टिक अल्सर डिजीज एंड मेडिकेशन। हैव ए ब्रेक, थैंक यू। आणि बरं लावलो का अरे बदला यार, बदला यार, बदला यार।